नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबके लिए संविधान पार्ट 6 में। और आज हम जानेंगे कि विचारधाराओं के बारे में। दो इम्पोर्टेंट विचारधाराएं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया चलती है और इन्हीं विचारधाराओं के बेस पर लोकतंत्र या संविधान जो है वो बने हुए हैं और उसी की कहीं ना कहीं रेशों के हिसाब से भारत का संविधान भी बना हुआ है। तो दो विचार जो आज पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक है पूंजीवाद और दूसरा है समाजवाद। पूंजीवाद जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं और इसको एडम स्मिथ जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने दिया। और इसे आप देखेंगे यूएसए, यूरोप ऐसी कंट्रियों में जो डेवलप कंट्री हैं उनमें ये बहुत फेमस है। दूसरी तरफ समाजवाद या सोशलिज्म का मॉडल है जो चीन, रूस और इसके जो ओरिजिन करता थे वो थे मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो जर्मनी में पैदा हुए, उन्होंने ये दर्शन दिया। तो दोनों में फ़र्क क्या है और उसके बेस पे आप पाएंगे कि भारत में भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं। किसी ना किसी रेशो में हमने किसी विचार को अपनाया और किसी को उसमें अपनाया। जो पूंजीवाद है जैसा कि नाम से ही क्लियर है, उसमें क्या पूंजी या पैसा केंद्र में है कि स्टेट जो है या जो सरकार है वो क्या पैसे पे ध्यान दे, ना कि राज्य की जो जिम्मेदारी है उन पर ज़्यादा ध्यान दे। और साथ में उसके अलावा वो बोलता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। भाई पैसा कब कमाएगा आदमी? जब व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और व्यक्ति को आज़ादी होगी समाज में ज़्यादा। और वो कंपटीशन की जो भावनाएं आप देखते हैं आज के टाइम, प्रतिस्पर्धा जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जड़ को भी वो जन्म देता है कि कैसे प्रतिस्पर्धा लोग आपस में करेंगे। और वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो अच्छे से जो हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या जो भी चीज़ें हैं, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? उत्पादन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो मार्केट में जो रेट है वो भी अच्छा मिलेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? जो कस्टमर हैं उनको क्या होगा? अच्छा सामान मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। और देश को क्या फ़ायदा होगा? उसको टैक्स मिलेगा। तो ऐसे ये चलने की बात करता है कि देश में ऐसा चलना चाहिए। और जो राज्य है या सरकार है उसका काम सिर्फ कानून व्यवस्था को देखना है, एज अ फैसिलिटेटर, कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई दंगा ना करे, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये सारी चीज़ें उसे देखना होता है। और लोगों को जिनकी ज़मीन है उसे रेंट मिल जाएगा, जो वहाँ पर नौकरी करेगा उसे वेज या सैलरी मिल जाएगी, जो कैपिटल लगाएगा उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, और जो एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस खोलेगा उसे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सारी ये बातें करता है। तो साथ में बोलता है कि व्यक्ति को जो करना है वो चाहे कर सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रह के उसको बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। और इस जो विचारधारा के जो देश हैं जो इसको ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे फंडामेंटल राइट ज़्यादा डोमिनेटेड है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रताएँ दी गई हैं जिससे कि वो बाज़ार में कुछ नई नई चीज़ें खोलें, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है। ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद के जो विचारधारा उसी से इनका ओरिजिन हुआ है और उसी के बेस पे ये पैसे कमाते हैं। और सरकार को भी, जो अमेरिका है वो वर्ल्ड की सुपर पावर है, इसी विचारधारा को अपना के। और ऐसा ही आप देखते हैं यूरोप में बहुत सारी कंट्री हैं, चाहे यूके हो, जर्मनी हो, वो सारी इसी चीज़ को अपनाते हैं। वहीं अगर हम इससे डिफ्रेंशिएट करें, समाजवादी मॉडल ये देता है पूंजी या पैसे पे बल, ये बोलता है समाज या राज्य। राज्य सबसे बड़ी ताकत है और राज्य के लिए ये इतना तक बोलता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा सकता है राज्य की स्वतंत्रता के लिए। मतलब राज्य सबसे इम्पोर्टेंट है और व्यक्ति इतना समझ नहीं है, उसमें विवेक नहीं है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तो राज्य अपने आप चीज़ें अवेलेबल कराएगा, चाहे नमक हो, चीनी हो, सब्जी हो, ये सारी चीज़ें राज्य बनाएगा और राज्य सबको देगा। और जो भी ज़मीन है या जो भी रिसोर्स संसाधन है देश के, वो राज्य के हैं और राज्य उन्हें किसी को दे सकता है टेम्परेरी बेस पे, चाहे लैंड हो या किससे काम कराना है वो भी राज्य डिसाइड करेगा। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी बेस पे दी जाएंगी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी प्राइवेट संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ऐसा राज्य अलाउ नहीं करता। और राज्य इसमें क्या बोलता है? हम लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करेंगे ही, साथ में हम वेलफेयर भी करेंगे। देश के अंदर समानता हो, कोई गरीब ना हो, कोई ज़्यादा अमीर ना हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और कोई मिसयूज ना करे रिसोर्सों का, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये इस पर बल देता है। तो राज्य की सारी जिम्मेदारियाँ, और ये आप देखते हो चीन और रूस, इसमें दोनों में ये मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है। और भारत में भी 1991 से पहले समाजवादी जो मॉडल था उसकी तरफ हम ज़्यादा झुके हुए थे। आप देखेंगे कि हमारे देश में जो नमक था वो भी सरकार बेचती थी, या आपको कोई बिस्किट खाना है वो भी सरकार बेचती थी, ऑयल हो, पेट्रोल पंप हो, उन सब में सरकार का ही ज़्यादातर था। चाहे आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लें, किसी में भी चीज़ में लें, तो सरकार ज़्यादा डोमिनेटेड थी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट।
लेकिन जब हमने 1991 के बाद हमारे देश में एक संकट आया, बहुत ही बड़ा संकट आया, आर्थिक संकट, जिसमें क्या हुआ कि देश के पास सिर्फ 2 दिन के लिए पैसे थे, 2 दिन देश हमारा चल सकता था। तो उस टाइम हमने IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उससे क्या लिया, कर्ज लिया। तो उसने हमारे सामने शर्तें रखी कि आप कर्ज तो ले लो, लेकिन आपको कर्ज जब मिलेगा जब आप अपनी इकोनॉमी में पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को अपनाओगे। तब हमने LPG रिफॉर्म आई। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारवाद। हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल कर दिया, प्राइवेट लोगों को ज़्यादा पावर दे दी कि हाँ भाई आप ये कर सकते हो। फिर प्राइवेटाइजेशन के साथ ही लोग मार्केट के बेस पर काम करने लगे, डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो होने लगा और कैपिटल क्रिएशन होने लगा। और साथ ही ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारी भारत की इकोनॉमी किससे जुड़ गई, विश्व की इकोनॉमी से। आज आप देखते हैं कि वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी चीज़ के, जैसे मान लो ऑयल के प्राइस बढ़े तो भारत में भी बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, एक दूसरे से जुड़ गए। तो हम इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। भारत भी एक्सपोर्ट करता है और कंट्रियाँ भारत में एक्सपोर्ट करती हैं, हम भी इंपोर्ट करते हैं, वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में होने लगी। और 1991 के बाद आप देखेंगे बहुत सारे, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन में प्राइवेट एजुकेशन का आना हो, ये सब जगह, ट्रांसपोर्ट में दिल्ली मेट्रो हो, ये सारी चीज़ें हमारे देश में आने लग गई। तो ये सब कहाँ का असर पड़ा, जो हमने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। वही समाजवादी जो विचारधारा, वो क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी, किसी भी नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट। और यहाँ तक, इवन यहाँ तक कहता है कि किसी राज्य के सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की जान देना जायज़ है। ये समाजवादी मॉडल देखता है। और आपने चीन में सुना भी होगा, 1968 में जब वहाँ के कुछ युवाओं ने आंदोलन किया था, वो मांग कर रहे थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ की मिलिट्री ने टैंकर तक चढ़ा दिए थे। तो वो इसीलिए यह था क्योंकि वो बोलते थे कि समाज या राज्य को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू व्यक्ति की पावर। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी या कोई भी देश सिर्फ एक मॉडल पर चल के सही नहीं हो सकता। आज के टाइम आप देखेंगे तो पूंजीवादी देश हैं, USA, यूरोप, वहाँ पे समाजवाद की कुछ जो खासियत है उनको अपनाया गया है। जैसे वेलफेयर स्कीम है वहाँ पे कैसे है, जैसे पेंशन मिलती है सबको, फ्री में एजुकेशन मिलती है, ये सारी फैसिलिटियाँ हैं। खाने में आपको फ्री में मिल जाएगा, जैसे हमारे देश में मिड डे मील चलती है शिक्षा के लिए, या फ्री में राशन दिया जाता है गरीब लोगों के लिए। तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी मॉडल का ही है। लेकिन वहीं जो चीन जैसे देश हैं या रूस जैसे देश है, वो पूंजीवाद की भी कुछ जो सुविधाएं हैं उनका यूज़ करते हैं, उनके विचारों का यूज़ करते हैं। जैसे आप चीन में देखेंगे तो चीन में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे गूगल ले लो, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि जैक मार्क ने चलाई हुई हैं। तो वो क्या करती हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो कुछ करें नया, और फिर उन प्रोडक्टों को मार्केटाइज करती हैं पूरे वर्ल्ड में। और इसी मॉडल को अपना के चीन ने जब पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, उसी वजह से चीन भी वर्ल्ड की एक सुपर पावर के रूप में हो रहा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि कल्याण तो हो समाज का, लेकिन साथ में ही ऐसा भी हो कि व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, कुछ नया कर सके। आज की मॉडर्न दुनिया में नए करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है जो पहले कभी ने सोचा भी नहीं था। वो सारी चीज़, जैसे इंटरनेट की दुनिया, तो उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि देश में इतना पूंजीवाद ना हो कि बहुत सारे लोग गरीब हो जाएं और कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी हो जाए। और इतना समाजवाद भी नहीं होना चाहिए कि सरकार ही डिसाइड करे, तो उसकी वजह से क्या होता है, करप्शन होता है। तो जब भ्रष्टाचार होता है तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी क्या होता है, कुछ लोग जो पॉलिटिशियन होते हैं या प्रशासन में होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो शक्तियों का मिसयूज़ करते हैं। ये 1991 से पहले हमारे देश में देखा भी गया। और एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल रूस में देखने को मिला। वहाँ क्या होता है, जैसे ज़मीन सरकार की है, तो सरकार ने खेती करने के लिए बोला कि फल आप उगाइए। तो वहाँ मान लीजिए सेब की खेती वहाँ के किसानों ने की, तो कुछ सेब सड़ गए थे। तो किसानों को क्योंकि कोई फ़ायदा तो मिलना ही नहीं था, उनको उतना ही फल मिलना, उतना ही पैसा मिलना है डेली का, जो सरकार ने डिसाइड किया है। तो वो खराब फलों को भी सही फल में गिर देते थे। तो इससे क्या होता था, जो सही फल था वो भी खराब हो जाता था। तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवाद का ये है कि कोई इंसेंटिव ना होने की वजह से तो व्यक्ति काम अच्छे से नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी कोई प्राइवेट जब संपत्ति होनी नहीं है, मैं कुछ विरासत में दे ही नहीं सकता, तो मैं मेहनत क्यों करूँ। तो उस टाइम रूस ने फिर उस चीज़ से सीखा, और रूस ने भी कुछ ना कुछ पूंजीवाद के जो मॉडल को अपनाया। और वहाँ पे भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ आई। इंडिया की भी ONGC जो कंपनी है वहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन के लिए काम करती है। और इंडिया में भी बहुत सारी देशों की कंट्री से बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं
MNC कंपनी, वो भी इंडिया में काम करती है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं विचारधाराओं के बेस पे ही आज के संविधान की जो नींव है वो देखेंगे। हम देखेंगे फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट 3 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें हम देखेंगे कि कैसे पूंजीवादी मॉडल दिखता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं 4A में, उसमें हमारा कहीं ना कहीं क्या दिखता है, समाजवादी मॉडल कि व्यक्ति की भी जिम्मेदारी। और वहीं आप देखेंगे पार्ट 4 में DPSP, ये क्या है, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं। ये भी कहीं ना कहीं समाजवाद और पूंजीवाद के जो मॉडल हैं उनके बीच बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे मॉडल, और जो देश आज के टाइम इन दोनों मॉडलों को बैलेंस सही से कर लेता है कि कल्याण तो करे ही, इंश्योरेंस तो मिले ही, साथ में आज़ादी भी हो युवाओं को कि वो स्टार्टअप जैसे प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, और नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक में जा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।